और दिल्ली का चुनाव परिणाम सामने आ रहा है। जिस प्रकार से 27 साल बाद बीजेपी सत्ता वापसी करती नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर मेरे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुश्री जी, जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव परिणाम सामने आया है, क्या कहेंगे कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर? कांग्रेस खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है, चुनाव लड़ा था सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ खाता खोलने का संघर्ष भी बहुत मुश्किल से यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पे आशीष जी, कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो चुनाव हुआ है वो आप पार्टी के अगेंस्ट हुआ है। तो जनता का रुख या तो आप पार्टी को हराने के लिए बीजेपी की तरफ बढ़ा है, या फिर जो जनता है वो डिसीजन नहीं ले पाई है। तो सारा का सारा जो इलेक्शन था वो सिर्फ आप पार्टी के अगेंस्ट में या आप पार्टी के फेवर में ज्यादा दिखाई दे रहा था। इस कारण जनता, मुझे नहीं लगता कि इतना फैसला ले पाई है कि वो हमारी पार्टी को, कांग्रेस को वोट दे पाए, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात चल रहे हैं, कांग्रेस निश्चित तौर पे संघर्ष कर रही है और कांग्रेस ने नो डाउट हमारा खाता अभी खुलने की स्थिति। आपका किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, दिग्गज चेहरे चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जीत के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया था जब जेल से छूट कर आए, जेल में जब थे तब तक मुख्यमंत्री बने हुए थे, जेल से सरकार चलाने की बातें की जा रही थी, जेल से छूट कर आने के बाद उन्होंने एक स्टैंड लिया। अब वो हो सकता है कि चुनावी स्टैंड हो, जनता के दरबार में फैसला कराने का उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब फैसला दिल्ली की जनता करेगी, उन पर लगे हुए ये आरोप सत्य है या असत्य, इसका फैसला दिल्ली की जनता पर उन्होंने छोड़ा। अपना पद छोड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी, उन्हें दोबारा इस कुर्सी पर दिल्ली की जनता बिठाएगी तभी बैठेंगे। अब चुनाव परिणाम जिस प्रकार का आ रहा है, ना पार्टी को बहुमत मिल पा रहा है, ना अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अटल जी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे और अन्ना हजारे के आंदोलन से वो निकले थे। तो पहली बात तो वो इमोशनली, जिस आप ये देखिए, इनिशियल स्टेज में अन्ना हजारे जी को उन्होंने एक तरीके से कहूँ तो बेवकूफ़ी बनाया, और उस आंदोलन में वो बड़े वादे करते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे और बहुत सारा, और फिर अचानक से फेस बदल करके और राजनीति में आ गए। राजनीति में आकर के और उन्होंने मध्यम वर्गीय जो एक पूरा दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है, उनके साथ भी कुठाराघात किया। और जिस तरीके से वो चाहते थे कि साफ छवि, रोडों को चमका देंगे, यमुना का पानी पीने लायक बना देंगे, वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, जितने भी चीजें थी वो एक भी लागू नहीं हो पाई। और फिर भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए। इतने मंत्री संतरी तो शायद किसी के भी अंदर नहीं गए होंगे 5 साल के अंदर, जितने इन लोगों के गए। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति किस तरीके के उजूल फुजूल स्टेटमेंट देता है, वो उसका तो परिचय उन्होंने अभी दिया। उन्होंने कहा कि सब हरियाणा सरकार है, वो पानी में जहर मिला के और दिल्ली की तरफ दे रही है। अब आप बताइए, इस तरीके के बातें करना क्या दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता बर्दाश्त करती? क्या उसी का परिणाम दिख रहा है? और अभी भी ये जो थोड़े बहुत सीटें दिख रही है, वो उनका जो मासूम सा चेहरा, वो जिस तरीके से बतलाने की कोशिश करते हैं, झुटलाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो लोग पहचान नहीं पाए। आने वाले समय में ये पार्टी का खाका ही खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा कुठाराघात तो मध्यम वर्गीयों के साथ है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल अनुश्री जी, जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में भी जो परिणाम सामने आए, वो परिणाम ऐसा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि आम आदमी की एंट्री से बीजेपी की राह आसान हो गई। वहां पर आम आदमी और कांग्रेस की लड़ाई से बीजेपी को बेनिफिट हुआ, बीजेपी वहां पर सत्ता में आई। दिल्ली के दंगल में क्या हरियाणा के चुनाव से सीख नहीं लेनी चाहिए थी? क्या हरियाणा में जिस प्रकार से पोलराइजेशन हुआ, बीजेपी की राह आसान हुई, वही काम दिल्ली में हो गया?
वहां पर हरियाणा में कांग्रेस को निपटाने का काम आम आदमी ने कर दिया और दिल्ली में आम आदमी को निपटाने का काम कांग्रेस ने कर दिया। अनुश्री जी। आशीष जी, देखिए मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि हरियाणा जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं वहां पे मेरा मानना यह है कि क्षेत्र की या फिर कुछ जो कास्टिज्म की ले ले कुछ अपनी समस्याएं थी, उस चीज का परिणाम हमें भी देखने को मिला है, आम आदमी पार्टी को भी देखने को मिला है, जिसका जनता का अपना निर्णय रहा है, जिस कारण वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई है। लेकिन यदि आप दिल्ली की बात करें तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने एकदम खुद ने चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है कि हमने लड़ाई लड़ी है और हम लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कैसा संघर्ष है जब जीरो का स्कोर अपन ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं? ये संघर्ष किससे है? दिल्ली में सरकार बनाने का सपना कांग्रेस देख रही थी लेकिन खाता तक नहीं खुला। किस प्रकार की ये चुनावी रणनीति है? अनुश्री जी। जी देखिए, इस चीज का मैं आपको एक सीधा सा जवाब देती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो जिस तरीके से हम जनता के बीच आते हैं, सबकी नीतियां अलग अलग होती है, सबका काम तो एक ही है, जनता का विकास करना। जनता किस चीज को समझ पाती है। अब हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति में इस तरीके की कई बार चीजें देखने को मिल जाती है, जिस तरीके से अभी का जो चुनाव परिणाम मेरे को देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आप पार्टी के अगेंस्ट में जो जनता है उन्होंने वोट किया है। तो जनता इस चीज को समझ नहीं पाई है, या फिर जनता के जो भी कैलकुलेशन है, यही बात अभी दोहराई है। लेकिन सवाल ये है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, ठीक है, लेकिन जनता को विकल्प के रूप में बीजेपी ही क्यों चुननी पड़ी? कांग्रेस क्यों नहीं थी? विकल्प के तौर पर कांग्रेस पर क्या भरोसा नहीं था जनता को, या कांग्रेस भरोसा नहीं दिला पाई जनता को? क्योंकि विकल्प कांग्रेस भी तो हो सकती थी। आज बीजेपी को मैंडेट मिल रहा है, आम आदमी के खिलाफ आपकी लड़ाई थी, तो क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है? जी निश्चित तौर पे विकल्प में हमारी पार्टी भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रदर्शन में या जनता को समझाने में कोई कमी रही होगी, जिसपे हम वापस जो भी है वो निर्णय किया जाएगा कि क्या कमियां रही और उस पर हम लगातार वापस काम करेंगे। अटल जी, कांग्रेस आत्ममंथन करने की बात कर रही है। दिल्ली के दंगल में शुरू से जब लग रहा था कांग्रेस कहीं भी मैदान में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस बात पे अड़िग है कि उनकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से थी। तो लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की जरूरत कैसे पड़ती है? अटल जी। देखिए, बेसिकली आप लोग या ये इन्होंने जो गठबंधन बनाया, हम उसको इंडी गठबंधन कहते थे, आप उसको इंडिया गठबंधन कहते थे। अब बेसिकली उसमें ए गायब था, अलायंस, क्योंकि सत्ता की लूट के लिए ये गठबंधन बना था और ए उसमें था ही नहीं। जहां जिसको मौका मिला उसने उसको उस पार्टी या उन दलों के साथ विश्वासघात किया। हरियाणा में कांग्रेस ने कहा कि आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली में आपने कहा कि हरियाणा की कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी चले जाइए, हर जगह इनका अलायंस इसी तरीके से चला है और वो अलायंस नहीं होकर के सत्ता की लूट है। जनता ने इसको देखा और भारतीय जनता पार्टी, हम शुरू से कहते हैं कि हमारी दो बात बहुत स्पष्ट है किसी भी स्टेट में। पहली विचारधारा राष्ट्र प्रथम की भावना और दूसरी विचारधारा हम हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उसके बाद हम सोशल सिक्योरिटी, सड़क, वेलफेयर, सब, जब व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिनरी नेशनलिस्ट होगा तो वो देश को आगे बढ़ाने के सब कार्य करेगा। और भारत जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो अपनी गरिमा को विश्व पटल पे रख रहा है, वो अतुलनीय है। और दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता इन सब बातों को समझती है। इसीलिए बाकी पार्टियां जो पंथ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे बांटने का काम करती है, उसी के सापेक्ष में भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है और हर जगह उनको अपनी इसी विचारधारा का फायदा होता दिख रहा है। जोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो क्या ये तोड़ने का जो काम है, गठबंधन को तोड़ने का, इंडी गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी साथ मिलके बीजेपी से, एनडीए से लोहा लिया, चुनाव लड़े, लेकिन क्या बीजेपी सफल रही है रणनीति में? हरियाणा जैसी रणनीति दिल्ली में? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सुमित जी कि हम बेसिकली विचारधारा पे चलते हैं, हम संगठन को सुदृढ़ करने पे चलते हैं,
हम किसी तरीके के दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमारे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम ये बोलते हैं कि हाँ दूसरे भी आइए, बहुत बढ़िया काम करिए और देश को उन्नत बनाइए, उस हमें क्या इशू है। हम तो जो भी व्यक्ति या जो संस्था देश को उन्नत बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में आगे आएगा, हम उसके साथ हैं। तो जी देश को बेसिकली जनता को जोड़ना, उसको अब छोटी सी बात देखिए, जनता को जोड़ना, साथ में पार्टियों को तोड़ना। आप नहीं, तोड़ने वाली तो हमारे क्या कोई मंशा ही नहीं है। हमने कहा ना कि हम औरों के गठबंधन तोड़ दिया ना बीजेपी ने। किस गठबंधन को तोड़ा आप बताइए? इंडी गठबंधन को तोड़ दिया, नहीं, जो नहीं, शुरू से भविष्यवाणी की जा रही थी बीजेपी की ओर से कि इंडी गठबंधन ये कुछ समय का तत्कालिक गठबंधन क्यों की जा रही थी? इसलिए की जा रही थी कि वहां वैचारिक मतभेद है। गठबंधन क्या है? सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। जब एक जैसी विचारधारा के लोग साथ चलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और जब विचारधाराओं में अंतर होगा और सबको सत्ता चाहिए तो फिर उनके अंदर टूट सुनिश्चित है। पहले भी ऐसा ही था, ममता जी अलग हो गई, शरद जी अलग हो गए, आप पहले ही केजरीवाल जी घोषणा कर चुके थे, बार बार तो ये इनको जोड़ने की कवायद चल रही थी। तो बेसिकली बात ये है कि इनको अब भारतीय, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है भारतीयों का, वैसे वैसे इनको अपने ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए। और जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि आत्ममंथन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है अनुश्री जी, लोकसभा का चुनाव होता है, आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से थी, आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से थी, तो ये लड़ाई क्या इन्हीं 2-4 महीनों में शुरू हुई है? क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ये नहीं सूझ रहा था कि जिससे हाथ मिला रहे हैं, जिससे सीट शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ मिलकर मंच साझा कर रहे हैं, उसका दामन दागदार है, उसके साथ क्यों हाथ मिलाया जा रहा है? ये कब से कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन आया है? आशीष जी देखिए, ये पार्टी स्तर के निर्णय हैं। जिस तरीके से हमारा इंडिया गठबंधन था लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन हमारा हरियाणा में भी गठबंधन नहीं था, हमारे राजस्थान के उपचुनाव जो हुए उसमें भी नहीं था। अब जो दिल्ली के इलेक्शंस हुए उसमें भी कांग्रेस ने अपना खुद का स्टैंड है वो लिया है। रही बात पार्टी तोड़ने की बात, तो विचारधाराओं की लड़ाई तो बीजेपी से भी है। अभी मेरे भाई ने एक ही जो बात है उसमें 2 बातें कह दी। इन्होंने बोला कि जो जाति है, धर्म है, इसका काम दूसरी सत्ता करती है, लेकिन इन्होंने उसी बात पे बोला कि हम हिंदू संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। आप एक तरफ भारत बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। हर हिंदुस्तानी जो भारत में रह रहा है वो तो हिंदुस्तानी है। आप किस चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, आप उस चीज को बताइए कि आप किसी धर्म विशेष को पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता है कि आप इस चीज को करिए, क्योंकि भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो धर्मनिरपेक्षता रखता है। आप किस चीज, या तो आप ये बोलिए कि हम हिंदू संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, या फिर आप ये बोलिए कि हम बिल्कुल रोकना चाहूंगा। चाय और चरित्र, इसके दाग एक बार लग जाते हैं तो फिर वो जाते नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा सबके सामने आ चुका है, और अब तो जनता ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि ये व्यक्ति केवल शक्ल को बदलता है, बार बार बदलते, कितने रंग बदलोगे, नैरेटिव फिक्स करने के लिए, लोगों के साथ धोखा देने के लिए आज उनको जो सजा मिलनी है वो जनता ने दे दी है। वो जनता के बीच ही जाना चाहते थे और जनता से ही मोहर लगवाना चाहते थे, आज जनता ने ये भी कर दिया है। कल तक तो वो एजेंसियों को और दूसरी पार्टियों पर ब्लेम लगा रहे थे, और आज उनको सबक मिला है। अनुश्री जी क्या कहेंगे? के तौर पे देखना चाहिए। अटल जी ने जो बात बोली है, हमेशा एजेंसियों को कोसा जाता था। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ये बीजेपी के तोते हैं, सीबीआई, ईडी। अब जनता के दरबार में फैसला कराने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, क्या कहेंगे अनुश्री जी? जी देखिए, हार जीत जनता के निर्णय पे जो है वो निर्भर करती है। यदि हम बात करें कि एजेंसियों की, तो एजेंसियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज जब तक प्रमाणित हो या ना हो आप उस चीज को सच नहीं मान सकते। लेकिन निश्चित तौर पे जनता ने अपना निर्णय लिया है, तो और जनता ने उनको क्लीन चिट नहीं ठहरा सकते। आपसे बचने के लिए एजेंसियों को कोसते रहे जो भारत देश में संवैधानिक संस्थाएं लेकिन हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जो एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष के दलों पे ही क्यों हमला करती है। ये भी मेरा एक सवाल है। अगर मैं चुनाव जवाब की लेंगे बात अटल जी करूं से, इस पर जवाब ले लेंगे अटल जी से, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें।
जनता का निर्णय है और जनता का निर्णय बिल्कुल आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। कहाँ कमी रही उस चीज पे मंथन किया जाएगा। लेकिन जीत बीजेपी प्रत्याशी की हुई है और इस चुनाव में देखा जाए तो 70 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनावी मैदान में, उनमें 50% से ज्यादा प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कहेंगे अनुश्री जी? निश्चित तौर पे मैं वही बात कह रही हूँ आपको कि हमने जिस तरीके से काम किया कहीं ना कहीं काम में कमी रही है, या फिर हम लोकल जो है टीम को बूथ को कैप्चर नहीं कर पाए कि किस तरीके से जो लोकल स्तर है उस पर काम करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी बूथ पे इन पे सब पे बैठ के मीटिंग लेंगे और किस तरीके से आने वाले इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। अटल जी, अनुश्री जी का जो सवाल था कि जो कार्रवाइयां एजेंसियां कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कर रही है, क्या सत्ता पक्ष पूरा दूध का धुला है? सत्ता पक्ष में कोई किसी पर कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़ी? आशीष जी एक बात बताइए पहले तो कि एजेंसियों का क्या काम होता है? ईडी, सीबीआई, इन सब का काम क्या है? चोरों को पकड़ना, और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको वो पकड़ेंगे। अब वो इसमें हस्तक्षेप क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए कि भाई इनको पकड़ो या इनको ना पकड़ो? ऐसा नहीं है। उनको जो भी लगता है, बहुत सारे अगर नाम गिनाना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर कि वो कई सारी उसमें आए हैं। ऐसा अब उसकी मात्रा इसलिए कम है कि भी भारतीय जनता पार्टी संगठन व्यक्ति को बनाता है, उसका परिवेश उसको सिखाता है। और हम पहले ही कह रहे हैं कि भी हमारे यहाँ पर जैसे ही किसी पर आरोप लगेगा भ्रष्टाचार का जी, ये अगर इस तरीके से वो करेगा तो वो व्यक्ति उसको पता है कि वो उस संगठन में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, उसको जाना ही होगा। तो बेसिकली स्वतंत्र एजेंसियां अपना निर्णय खुद लेती हैं। अब उसमें हम क्या करें? इनके पास देखिए कर्नाटका में इनकी सरकार थी, राजस्थान में भी इनकी सरकार थी ना। होल तो बहुत मचाया कि ये भ्रष्टाचार हुआ, वो हुआ, हम ये कर देंगे। किसको पकड़ा अभी तक इन्होंने? आप ही बताइए। 5 साल सरकार रही गहलोत साहब की, क्यों नहीं पकड़ पाए? भ्रष्टाचार करेंगे वो पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल अटल अनुश्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब अटल जी जवाब दे रहे थे, आप कुछ उस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे? अनुश्री, मैं एजेंसीज के बारे में बात करना चाह रही थी, जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे और लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ में आएगा ना। अब ये इनकी पार्टी की नीतियां हैं कि ये किस तरीके से, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि कोई इंसान भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष संदेह के घेरे में डाल के कार्रवाइयां करवा रहा है, अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप आरोप प्रमाणित कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप बार बार आप टारगेट करके काम करवा रहे हैं एजेंसीज के द्वारा, तो उस तरीके से नीतियां तो दिख रही है। जनता इसको भले ही देर से समझ पाएगी लेकिन समझेगी जरूर। दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी का काम यदि इतना ही भ्रष्टाचार पे रोक लगाना है तो राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा ही भर्ती परीक्षा का है। कमेटी जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट पे ये मान चुकी है कि 80% से ज्यादा धांधली हुई है, लेकिन आज भी राजस्थान सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस पूरे पेपर को रद्द कर दिया जाए। तो इस विषय पे आप खुद बता दीजिए। आप ये मानते हैं उस पेपर में गड़बड़ी हुई थी जिसे रद्द करना चाहिए? या आप ही के शासनकाल में, आप ही की सरकार के कार्यकाल के दौरान ये परीक्षा हुई थी और रद्द करने की आप मांग करें तो इसका मतलब ये मानते हैं उस परीक्षा में धांधली हुई थी? निश्चित तौर पे हुई होगी, जब ही तो आज कमेटी ने उसमें ये मान लिया है कि 80% हुआ है। तो अगर पूरा पेपर ही फेंक है तो आप उसको रद्द कर दीजिए ना। ठीक है अटल जी। बेसिकली ये छात्र बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं, गांव से, बहुत खेत खलियानों से उनके माँ बाप उनको यहाँ पर भेजते हैं। और देखिए सिलेक्शन किसी का भी होता है, वो हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में छात्रों में से कुछ 100 का होता है। तो ये निर्णय बहुत संवेदनशील है, सरकार इसकी गंभीर ले रखा है, सरकार ने इसको बहुत गंभीरता के साथ। इसमें जो आप ही देखिए कि जो लोग थे उनको पकड़ा ही गया, कितने सारे थानेदार जेल के अंदर, उनको नहीं जमानत होने का काम, और ये सब न्यायालय का, बेसिकली न्यायालय का काम है। लेकिन आपकी सरकार की रिपोर्ट उसको प्रमाणित, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आपकी सरकार की रिपोर्ट उसको प्रमाणित मान चुकी है। आप कह रहे हैं कि गरीब तबके का बच्चा उसमें सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जब
पूरे पेपर में धांधली हुई है, तो आपको क्यों उसको रद्द करने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है? क्या चीज है उसके पीछे? आज 1 महीने पहले की भी अगर आप कमिश्नर साहब की बात करें तो पेपर लीक करते हुए उसको रोका गया था किसी अन्य परीक्षा को। ऐसा है तो ऐसा तो है कि नहीं न्यायालय में चल रहा है ना, न्यायालय में जमानत याचिका चल रही है, न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि आप उस पेपर को, न्यायालय क्यों बोलेगा? ये सरकार का काम है, न्यायालय ने तो कोई रोक भी नहीं लगा रखी है। न्यायालय क्यों बोलेगा? मुझे ये संवेदनशील विषय, न्यायालय क्यों बोलेगा? संवेदनशील विषय, बिल्कुल, मैं उसको यही तो कह रही हूँ गंभीरता कि से ही उसका निर्णय लिया जाएगा। आपके बोलने से या किसी के बोलने से वो निर्णय नहीं होगा। हम तो बोलेंगे, विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन पहले आज तो 4 साल से ऊपर हो पहले चुका है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पेपर लीक करो, पहले पेपर सेट हमने तो करो, पेपर लीक पे करो, कानून भी बनाया है, आप उस आरपीएससी चीज को है मत ना भूलिए। के अंदर अपने लोग बिठाओ, और तो उसके आप बाद कार्रवाई जब करिए सब ना कुछ उस पे, कर दो, आपने क्यों नहीं करी? उसके बाद आप कहते देखिए, हो बार-बार कि ये सिर्फ करो, मुंह तो से हम आरोप कर रहे हैं लगाना ना। और किसी चीज को प्रमाणित कैसे करने हमने में फर्क बाबूलाल होता है। कटारा को पकड़ा, बिल्कुल उनको फर्क होता है उस चीज रामू में। नायका को आज पकड़ा, आप कह रहे हैं सबको न्यायालय पकड़ा में ना, कोई चीज उनके विचाराधीन बेटे है, तो बेटियों आप को उस सबको चीज में जेल क्यों? कर ही रहे न्यायालय हैं ना। ने कभी ये नहीं बोला है कि आप इस चीज को तो रद्द नहीं करिए। संवेदनशील मुद्दों को संवेदनशील बिल्कुल, तरीके 1.25 से साल तो लग करना चुका है, चाहिए। आगे कितने साल लगेंगे ये तो हम नहीं बता सकते। तो मैं यही बोल रहा हूँ, उसमें जो भी सरकार निर्णय ले, न्यायालय निर्णय ले, तो हमें कोई ऐतराज न्यायालय नहीं, इस चीज पे कैसे निर्णय लेगा? ये कोई मुद्दा पेंडिंग ही नहीं है न्यायालय में। अरे, न्यायालय कैसे लेगा पेंडिंग? इसलिए क्या लेगा, सरकार की याचिका थी या किसी अभ्यर्थी की याचिका थी? हाँ दोनों की है, नहीं याचिका है वहाँ पर, जमानत तो अभ्यर्थी जो अंदर गए उनको, बाकी तो बेरोजगारियों ने बहुत सारा, फिर वही बात, जमानत और पेपर अरे फर्क होता है, अलग है, रद्द का भी लगा हुआ है, न्यायालय ये चीज रद्द का भी लगा हुआ है, न्यायालय ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है, हर एक न्यायालय ने से, रिपोर्ट और मांगी हमने है, की लेकिन है। न्यायालय ने ये तो नहीं बोला रद्द करे। सरकार तो ऐसे का, यदि सरकार किसी चीज में पूरी चीज संवेदनशील विषय, प्रमाणित उसको मांगती है तो क्यों रद्द नहीं संवेदनशील करती है तरीके से ही उसको? किया जाएगा। आप उस चीज की बात बताइए। मैं कहा संवेदनशील विषयों को संवेदनशील तरीके से ही किया जाएगा। ये जनता से जुड़े हुए मामले हैं, इनको बहुत तरीके से ही डील किया जाएगा, किसी के कहने भर से डील नहीं होगा। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल 3182 मतों से हारे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई थी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो चुनाव हार गए हैं, 3182 मतों से चुनाव हारे हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी है। चुनाव जीतने के बाद अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली में सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी का जश्न देखने को मिलेगा। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी दफ्तर में जनता का आभार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग सीटों पर अब परिणाम सामने आने लगे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा चुनाव हार गए हैं। तो वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के उमंग बजाज यहां से चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं कालकाजी सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आतिशी मुख्यमंत्री का मुकाबला यहां पर बीजेपी प्रत्याशी से हो रहा है। कि जिस तरीके से आतिशी जी का बिहेवियर है और जिस तरीके से उनके वो एक तरीके से झूठे आंसू हैं, वो सबको दिखते हैं। वो भी बहुत सारे चेहरे हैं उनके, बहुत सारे टाइम पर बहुत सारे चेहरे हैं। वो जनता नहीं समझ पाई, जनता को समझ में आएगा, इनके बारे में भी समझ में जल्द आएगा। अनुश्री जी क्या कहेंगे? आतिशी चुनाव जीत गई हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और चुनाव मैदान में गई, और यहां से कांग्रेस का भी दिग्गज चेहरा चुनावी मैदान में, अलका लांबा चुनावी मैदान में थी, तीसरे नंबर पर रही हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी जैसे मैं पहले जो बात बोल रही थी, जनता कहीं ना कहीं समझदार है कि जनता को किस को वोट देना है, किस रुझानों में काम करना है। अभी जिस तरीके से अटल जी बात कर रहे थे कि जो आतिशी है उनका जो वे ऑफ स्टाइल है या जो भी है, उस चीज को जनता समझ पाएगी। लेकिन जनता ने तो इस चीज को भी समझा है ना कि इनकी जो प्रत्याशी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके किस तरीके से महिला विरोधी बयान रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने उस चीज को भी देखा है और उस चीज को निर्णय लेके मैं उसी चीज का परिणाम समझ रही हूँ कि वहां से ये आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव हार गए हैं। बड़ा चेहरा, 3 दिग्गज चेहरे ईमानदारी के टेस्ट में फेल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन
तीनों पर कार्रवाई हुई, तीनों चुनाव यहां पर हारते हुए नजर आए हैं। तो ये अटल जी क्या कहेंगे, जनता के दरबार में फैसला करवाने पहुंचे थे और जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। वो तो है ही, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन आतिशी चुनाव जीती है, आतिशी चुनाव जीती है, उन्हें भी लेकर के तीनों आप जो हारे हैं वो तीनों कह रहे थे ना कि भी हम तो स्वच्छ छवि के, हमें जबरदस्ती भ्रष्टाचार में फंसाया जा रहा है। अब जनता ने जवाब दे दिया, आप स्वच्छ हो या आपने वास्तव में भ्रष्टाचार किया है। अब जो भ्रष्टाचार करेगा, जेलों में रह रह के आ रहे हैं। आपने सत्येंद्र जैन जी का देखा नहीं, जेल के अंदर भी उनकी मालिश हो रही है, खाना खाया जा रहा है, मौज की जा रही है। तो ये सब जनता भूलती नहीं है। लगता है जो नेता बनते हैं उन्हें कई बार ऐसे भ्रम हो जाता है कि जनता है जो भूल जाती है। लेट सवेर जनता को हम जानते हैं, भारतीय जनता देवतुल्य जनता है, वो समझदार है। और खासकर दिल्ली की जनता, वो तो हर छोटे बड़े चीजों पे अपने एनालिटिकल होती हैं और निर्णय देती है। बिल्कुल अनुश्री जी, दिल्ली के दंगल में कांग्रेस चुनावी मैदान में गई, लेकिन विधानसभा में एक सीट भी बैठने को नहीं मिल पा रही है। कैसे जनता की आवाज को बुलंद रखा जाएगा? क्या बीजेपी पे पूरा भरोसा कर लिया जाएगा? जी देखिए, कांग्रेस ने हार स्वीकार करते हुए जितने भी जो हम हमारी नीतियों पे जनता को विश्वास नहीं दिला पाए हैं, उसमें हम निश्चित तौर पे आत्ममंथन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से किस जगह कमी रही है कि वो जनता के बीच खरी नहीं उतर पाई है, जनता को विश्वास नहीं दिला पाई है। और निश्चित हम नई ऊर्जा से वापस काम करेंगे कि हम अगली बार सत्ता में आ सके और जनता को विश्वास दिला सके। अभी लेकिन बात आप कर रहे हैं सत्ता में आने की, मैं कह रहा हूं विपक्ष में बैठने के लिए भी आपको जगह नहीं दी है जनता ने। मैं आपको वही बात कर रही हूँ कि हम जिस तरीके से बार बार खुद स्टैंड ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं। कैसे देते आप विपक्ष में बैठने की? एक बार फिर कोई कंप्लीट गलती नहीं है। अनुश्री जी को अपनी बात, आपने- अटल जी आपको मैं टाइम देता हूँ एक बार। बड़ी बातें कर अनुश्री रहे जी हैं। को- आपने एक बात बोली कि तुष्टीकरण की आपने- चीजें अब जनता आपने- समझ गई, तुष्टीकरण की तो इस चीजें वजह मैं से बताती हूँ ना इनको आपको। विधानसभा की आपने- भारी आपने- इनको आपने अभी यही ठीक आपने है, अभी एक बात इनका बोली जो कि स्थान जेल है में वहीं मालिश पर हो रही है, पता नहीं वहीं क्या हो पर रहा है। तो रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इतनी देवतुल्य है तो जेल के सिस्टम को सुधारती क्यों नहीं है? राजस्थान का वो किस्सा भूल गए क्या कि दौसा के शालियावास जेल से सीएम को ही धमकी दी गई थी जेल के अंदर से? तो जेल के सिस्टम को तो आप अभी तक राजस्थान में ही नहीं सुधार पाए, तो आप कहां की बात कर रहे हैं? आपको यदि मेरी बात अगर आप पहुंचा पाए तो आपको पूरे इंडिया के जो जेल सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद प्रोफेशनली लॉयर हूं। लेकिन जिस तरीके से जो जेल के सिस्टम है आज, अगर राजस्थान में सीएम को धमकी मिल रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है कि किस तरीके से जेल प्रशासन काम कर रहा है। अटल जी देखिए, हर सिस्टम जो कि बना था आजादी के बाद, बहुत सारे सिस्टम है, उसी पे तो काम करने की जरूरत थी और लोगों ने वही निर्णय अब वो ले रहे हैं, सिस्टम पर काम किया जा रहा है। देखिए, बहुत छोटी सी बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ रखिए भारत को, और शौचालय जरूरी है वो महिलाओं, आपको पता है कि महिलाओं के लिए कितना अशोभनीय वाली स्थितियां गांव और खेत खलिहानों में होती थी। तो उन सब के लिए बात छोटी थी लेकिन की जा सकती थी, पहले भी की जा सकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सोचते हैं, विचारते हैं। हम नवाचार भी करते हैं, हम पुराने जो सिस्टम है उनको भी बदलते हैं, हम जो भी भ्रष्टाचार कंटिन्यू देश में होता है उसको भी उजागर करते हैं। हम एजेंसियों पर भी पूरा स्वतंत्रता, स्वायत्ता देते हैं और उनकी भी विश्वास रखते हैं, इज्जत करते हैं। और जो भी जनता निर्णय जहां पर भी कर रही है वो सोच समझ के कर रही है। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम हुआ बड़ा भारत का, वैसे वैसे ये गरीबी हटाओ के जितने भी नारे हैं वो दिए, बट गरीबी नहीं हटी। वंचितों के वोट ले लेना। इनफैक्ट मैं तो ये इतना तक कहूंगा कि जो पर्टिकुलर तुष्टीकरण करके एक वर्ग के वोट ले लेते हैं ना, उनके आप देखिए उनकी कुरीतियां, जो उनके पंथ में कुरीतियां उन तक को नहीं बताएंगे। ये केवल इस साइड में केवल
इस तरीके से बात करें कि हम हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भारत का संविधान तो ये कहता नहीं है। 70 बातें बोल आपसे जो सवाल पूछा गया था वो जेल से सीएम को धमकी के नाम पर पूछा गया था। आप उस चीज का जवाब दीजिए उन लोगों कि जब राजस्थान का जेल सिस्टम ही ठीक नहीं है कि वहां से बैठा हुआ आम कैदी सीएम को मारने की धमकी दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ पे स्टैंड कर रही है, मुझे ये बता दीजिए। उनको आप किस तुष्टीकरण की, किस पंथ की बात कर रहे हैं, मुझे वो बताइए। वो नहीं करेंगे। आप क्या किस उत्थान किया तुष्टीकरण, आपने? किस पंथ की बात कर सबसे रहे हैं, वो ज्यादा बताइए। अगर एजुकेशन कमजोर है तो उसी पंथ की है जिसके कि आप वोट लेते हो। ये सारा काम किया भारतीय जनता पार्टी आप ने तो महिलाओं मेरे को ये के लिए बताइए ना 30 कि साल से भारतीय चल रहा जनता था पार्टी कि की 33% सरकार हम सिर्फ देंगे एक ही पंथ को लेकर आगे क्यों चल रही है? आप जो जहर फैलाना चाह रहे हैं भारत में वो देखिएगा, जनता इसको धीरे धीरे समझ पा रही है और आपको जल्दी ही पता चलेगा। आप किस पंथ की बात कर रहे हैं? भारत का संविधान एक पंथ को लेकर आगे चलने की नहीं बोलता। तो हम किसी पंथ की बात ही नहीं कर रहे। आप खुद बोल रहे हैं, आपने बोला है, अभी आपने डिबेट में बोला है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब तो आप अन्य पंथों के विरोधी हैं। अब देखिए, चलिए। सुनिए, सबसे पहले चलिए, बड़ा बयान आया है। करता हूं तो सिंधु नदी से लेकर के और हिमालय तक जो भी भूभाग में जो भी संस्कृति पनपी वो भारतीय संस्कृति है, वो हिंदू सनातन संस्कृति है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। चलिए, दिल्ली के दंगल में एक बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जो मैंडेट मिला है दिल्ली की जनता ने, जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि शुरू में उनका बयान आया था कि उन्हें फिलहाल पता नहीं है क्या कुछ परिणाम है, लेकिन अब मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।